नमस्कार, योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में हम देख रहे हैं कि 2 दिनों की कमजोरी के बाद आज दिशा की तलाश हो रही है और हल्के हल्के गेंस पर निफ्टी और निफ्टी बैंक में आज ट्रेड हो रहा है। लेकिन बाजार में जो थोड़ी सुस्ती है, जो तेजी से रिकवरी नहीं आ पा रही, उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि रिलायंस में 1% से ज्यादा की कमजोरी और कहीं ना कहीं बाजार पर दबाव वहीं से बन रहा है। आगे बढ़ाएंगे और बाजार पर व्यू लेंगे, तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और आपके जो सवाल हैं जिन पर आपको जवाब चाहिए आपके पोर्टफोलियो वाले शेयरों पर, उस पर भी हम जवाब लेंगे। और आज आपको सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं निमेश ठाकर और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले। निमेश जी और अमोल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। निमेश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 2 दिनों की कमजोरी और आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्शन को तलाश रहा है बाजार, हल्की सी तेजी है। शुरुआती जो थोड़ा मोड़ा झटका लगा पहले घंटे में, उसे उभरने की कोशिश हो रही है। निफ्टी भी 125 के ऊपर आ गया है। आज की आप रेंज का देख रहे हैं और किस तरह से ट्रेड करने की सलाह देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट जो अभी चल रहा है पिछले 8 दिनों से अगर बात करें तो एक साइडवे टू नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है और कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी अगर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर के लेवल से अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी अराउंड 2000 पॉइंट का एक करेक्शन आ चुका है। एक कंसोलिडेशन का फेज जो है आना एक नॉर्मल है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से कोई बड़ी तेजी आ जाएगी या वी शेप रिकवरी आ जाएगी, ऐसी उम्मीद फिलहाल तो भी नहीं लग रही है। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट और ग्लोबल सेंटिमेंट को पान आउट कर रहे हैं, ऑल ओवर स्टॉक स्पेसिफिक एक्सेस जो है वो ज्यादा रहेगा मार्केट के लिए, अगर आप 3 से 6 महीने की बात करें तो। और इंडेक्स स्पेसिफिक एक बड़ी रैली ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। निफ्टी है ऑल टाइम हाई के नजीक ट्रेड करा है, तो यहाँ से कंसोलिडेशन का फेज है और Q2 के रिजल्ट जब भी आएंगे तब उसके बाद मार्केट में फिर से एक मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल ये 1 से 1.5 महीना मार्केट एक साइडवे रेंज के अंदर घूमेगा, ऐसी उम्मीद ज्यादा लग रही है। बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा ऐसी चांसेस भी कम दिख रहे हैं, बट एक रेंज के अंदर रहेगा। फिलहाल हमेशा हमारा व्यू जो है वो मार्केट के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। तो ये है बाजार पर राय और काफ़ी शानदार रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है निचले स्तरों से। निफ्टी अब हरे निशान में आ चुका है, करीब 37 अंक ऊपर, और बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो वहां पर भी करीब 125 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव ही है। ज़्यादातर स्टॉक हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं, तो मार्केट टोन भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। और रिलायंस जियो फाइनेंस की लिस्टिंग के बाद रिलायंस में दबाव आया, एक प्रेशर हमने मार्केट में भी देखा, लेकिन अभी स्मार्ट रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है बाजार में। चलिए, अब इस बीच सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे और आपके कुछ सवाल हैं तो तरीका बेहद ही आसान है, लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। इस बीच हमारे पास व्हाट्सएप पर सवाल आया है, एम वर्मा जी का, उत्तर प्रदेश से हैं ये, और इनका सवाल है रेन इंडस्ट्रीज पर। 165 शेयर्स 210 के भाव पर लिया हुआ है इन्होंने, और रेन इंडस्ट्रीज में अभी देखें तो ये हल्के नुकसान में है। शेयर लगभग 50 रुपये नीचे आ चुका है इनके खरीद भाव से। आज हालांकि निश्चित स्तरों से रिकवरी अच्छी दे रहा है, 1% ऊपर है, लेकिन इनके खरीद भाव से स्टॉक काफ़ी नीचे है और करीब 9,000 के आसपास का नुकसान भी इनको स्टॉक में हो रहा है। अमूल, क्या राय होगी आपकी रेन इंडस्ट्रीज पर? कुछ रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं चार्ट्स पर आपको? पूजा जी नमस्ते। आई थिंक टेक्सचर थोड़ा सा खराब है, स्टॉक कंसिस्टेंटली सेलिंग प्रेशर में है और एक लोअर टॉप फॉर्मेशन बना रहा है। और सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग है कि स्टॉक जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म एवरेजेस है, जैसे 200 डे और 50 डे, उसी के भी नीचे चल रहा है। बट यस, जैसे कि आपने बोला कि एक बाउंस बैक आ सकता है क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है। मुझे लगता है कि एक 154 152 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा और वो अगर सस्टेन करता है तो 158 160 तक आएगा। बट मैं अभी उसको पुल बैक ही कंसीडर कर रहा हूँ। फ्रेश अप ट्रेंड रैली शायद नहीं आएगी, बट पुल बैक रैली पॉसिबल है। शुभम, नमस्कार, पूछे क्या जानना है आपको? सर, मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस की शेयर ली थी 426 पे, उन्हें सर ने रिकमेंड किया था, तो अभी वो 419 पे चल रही है। तो सर, क्या इसका मुझे होल्ड करना चाहिए इसे अभी? 426 पर आपने शुभम लिया, कब लिया आपने ये? सर, थर्सडे को लिया था मैंने, जिस दिन रिकमेंड आया था आपका चैनल। थर्सडे को आया था और 420 पर हैं। परेशान हैं आप थोड़े से? जी नहीं सर, अभी नहीं, मतलब होल्ड कर सकते हैं अगर वैसे आप बताइएगा। ठीक है, चलिए। लेकिन जो ही एक्चुअली आप कई बार क्या होता है कि ये ऐसी साइकोलॉजी काम करती है कि अगर शेयर रिकमेंड किया जाए, थोड़ा सा नीचे आता है ना, थोड़ी सी परेशानी, मुश्किलें, उलझनें बढ़ती हैं कि कहीं ये शेयर नीचे तो नहीं चला जाएगा।
420 का भाव है LIC हाउसिंग फाइनेंस और ठीक ठाक हमने इसमें तेज़ी देखी है। मार्च में करीब करीब 350 रुपये के आसपास तक इसका भाव गया था, अब 450 रुपये के आसपास तक है। निमेश जी, LIC हाउसिंग कैसे दिख रहे हैं, इसका भविष्य कैसा लग रहा है आपको और क्या करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर हम लोग एक रिकवरी देख रहे हैं और खास तरह से अभी क्रेडिट साइकिल जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बढ़ना जो है वो स्टॉप हो गया है और जैसे ही Q2 के बाद इन्फ्लेशन अगर कूल डाउन होता है तो यहाँ से इधर दिसंबर और नेक्स्ट ईयर में रेट कट की भी उम्मीद बन सकती है। ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि स्टॉक नहीं, फिलहाल शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रनअप दे दिया था, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है। बट ऑल ओवर स्ट्रक्चर देखिए और लॉन्ग टर्म व्यू की बात करें तो फिलहाल वैल्यूएशन वाइज काफी जो है वो रीजनेबल वैल्यूएशन है और यहाँ से बहुत डाउनसाइड मुझे नहीं दिख रही है। तो मेरी राय बनेगी कि आपको होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको अपने प्राइस जो है वो देखने को मिल सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी ये काउंटर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड करने की सलाह देता हूँ। फाइनेंस निवेशित रहने की सलाह निमेश जी की तरफ से। कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हैं, हरि गुप्ता जी। हरि जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप और किस पर सवाल है आपका? चलो रहे हैं। हेलो जी, सर, मेरा डीमार्ट एवेन्यू का एक 80 का एक लिया, 80 शेयर्स लिए थे क्वांटिटी, तो इसमें मुझे रखना चाहिए या नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए? मैंने वो भाव लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, से लिए वाला है। ठीक है। निमेश, आप सलाह दीजिए इन्हें क्या करें। इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ था एवेन्यू सुपरमार्ट 3695 पर। अब इनकी जो खरीदारी इन्होंने जिस लेवल पर की थी वहां से तो स्टॉक नीचे आ चुका है। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं स्टॉक एक दायरे में ही फंसा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं देखने को मिलती और इन्होंने भी शायद थोड़ी ऊपरी लेवल पर एंट्री कर ली थी। बट लॉन्ग टर्म के लिए क्या एवेन्यू सुपरमार्ट सही है, बने रहें स्टॉक में? जी जरूर सर, एवेन्यू सुपरमार्ट एक बेहतरीन कंपनी है रिटेल स्पेस की, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। डेफिनेटली आपकी एंट्री जो है थोड़े एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे हुई थी, बट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट अभी ये जो करेक्शन आया है मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तरीके देखना चाहिए। अगर आप इसको एवरेज आउट कर सकते हैं तो ये लेवल से और यहाँ से कोई भी अगर डीप आता है 10% का तो वहां पर भी आप एक्यूमुलेट करें, एड करने की मेरी राय बनती है। लॉन्ग टर्म व्यू से कंपनी जो है वो अपनी रिटेल चेन जो है वो एक्सपांड कर रही है और टायर 2 पे भी कंपनी जो है वो फोकस कर रही है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में काफी बेहतर ग्रोथ देखने को मिल सकता है डीमार्ट के अंदर। तो व्यू मेरा बुलिश है, मैं आपको होल्ड करने की सलाह देता हूँ और अगर आपके पास स्पेस है आप अगर ऐड कर सकते हैं जरूर से ये लेवल और यहाँ से कोई भी करेक्शन आता है तो वहां पर ऐड करने की राय है। ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डीमार्ट को होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा नीचे आए तो और भी आप शेयर ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको क्या लेना है, कौन सा ट्रेड आपके लिए मुनाफे वाला साबित होगा ये जानेंगे और अब लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ हैं। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए आज क्या सलाह होगी आपकी ओर से? गुड मॉर्निंग। आज मेरी तरफ से ऑप्शंस के लिए हमें LTTS का जो स्टॉक है उसमें यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड बनता है। कॉल ऑप्शन जो है उसको लेके चलना है। यहाँ पे आपको 90 पे 4400 का जो कॉल ऑप्शन है 90 रुपीज पे उसको बाय करना है। इसका टारगेट जो है वो 140 का बनता है और स्टॉप लॉस इसका है वो 65 का है। इसका स्टॉक का अगर ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल इसका ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है और आज के दिन की जो यहाँ पे मूवमेंट है उसमें वॉल्यूम्स के साथ हमें दिसंबर के जो स्विंग हाइज बने थे वहां से इसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, इसलिए इसके अंदर फर्दर बाइंग एक्शन देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे लॉट साइज 200 का है तो आपका जो मैक्स पेन बनता है वो 5000 का है और गेन यहाँ पे आपको 10,000 तक का मिल सकता है। ठीक है, तो जितने नुकसान की आशंका है उससे दुगने मुनाफे की संभावना है। 5,000 रुपए के नुकसान की आशंका है, 10,000 अधिकतम मुनाफा इसमें हो सकता है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 44 वाली कॉल खरीदनी है, 91-92 रुपए के बीच चल रहा है। लक्ष्य 140 का, स्टॉप प्लस 65 का। शेयर इस वक्त कैश में कर रहा है
2.5% की तेजी के साथ कारोबार। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन रणनीति हमारे दर्शकों को बताने के लिए। देंगे हमारे पास हमारे साथ पंजाब से अगले दर्शक जुड़े हैं, संदीप जी। संदीप जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैडम जी। मैडम मेरे 2 इंक्वायरी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट है मैडम 3100 पे 40 शेयर है और टीसीआई एक्सप्रेस है मैडम 1535 पर 30 शेयर। 1535 पर 30 शेयर्स, ठीक है। कितने समय के लिए लिया था आपने? मैडम 3 महीने हो गए, तीनों को लिए, दोनों को लिए। 3 दिन हुए? 3 महीने हो गए मैडम। 3 महीने हुए, हाँ ठीक है। दूसरा स्टॉक इनका टीसीआई एक्सप्रेस है, उस पर भी राय दिलवा देते हैं। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट और टीसीआई एक्सप्रेस दोनों को ही 3 महीने हो चुके हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस स्टॉक में पिछले 1 महीने में ट्यूब इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो पिछले 1 महीने में स्टॉक करीब 380 पॉइंट्स नीचे आ चुका है। और इनकी खरीदारी के भाव से भी स्टॉक नीचे, थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने स्टॉक में एंट्री ले ली थी। और दूसरा स्टॉक इनका टीसीआई एक्सप्रेस पर भी है। पहले ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर सवाल ले लेते हैं। अमोल, क्या सजेस्ट करेंगे? स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है, कब तक रिकवरी की उम्मीद है इस स्टॉक में? पहले टीसीआई एक्सप्रेस के बारे में बताता हूँ मैं और फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं। आई थिंक टीसीआई एक्सप्रेस आई थिंक ये करेक्शन में ही है और मुश्किल लग रहा है क्योंकि लोअर टॉप फॉर्मेशन है। बट वीकली चार्ट्स पे अगर मैं देखता हूँ तो एक 1400 और 1380 का सपोर्ट दिख रहा है, तो बाउंस बैक आ सकता है। फिलहाल कोई चांस नहीं है अभी, बट 1440 के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो स्टॉक में एक बाउंस बैक आने के चांसेस दिख रहे हैं। जो 1480 और 1500 जो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज है उधर, वहां तक जाने के चांस है, बट स्टिल इट्स अ बाउंस बैक। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट अगर मैं देखता हूँ तो स्टॉक फॉर्मेशन अच्छा है। अभी 793 के आसपास चल रहा है स्टॉक, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि 770 बेस है, वो अगर सस्टेन करता है तो स्टॉक वापस से 840 850 रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, पंजाब से नरेश हमारे साथ हैं। नरेश जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? सर नमस्कार सर, एक तो मेरे पास रेमंड के पड़े हैं 30 शेयर समथिंग 850 के बाद से। 800? 850। सर आपने पड़ोसियों को बुलाकर थोड़ी सी पार्टी दे दीजिए आप। सर आप ले लो। ठीक है, हम आएंगे पंजाब। आप डिब्बा भेज सकते हैं ऑनलाइन। कोई बात नहीं, शुक्रिया सर। पंजाब आके आपसे मुलाकात होगी फिर। सर एक बात और सुन लो प्लीज जरा जी। एक ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन की है 440 में, उसका भी जरा बता देना, दोनों का रेट बताना जरा वर्बली। बिशमन कार्बोजिन, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, ड्रेजिंग कॉर्प। ओके, ड्रेजिंग कॉर्प। हाँ जी, भाव बताइए उसका सर। 440। ड्रेजिंग कॉर्प के भाव आपके हैं 440 रुपए का। उसका रेट कम आ रहा क्या है? ठीक है, 430 रुपए पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। तो ड्रेजिंग कॉर्प में थोड़ा सा नुकसान है। रेमंड का प्राइस आपका डबल हो गया है। और क्या अमेजिंग रैली रही है रेमंड की। किसी ने सोचा नहीं होगा कि 2000 रुपए का जो सफर है रेमंड इतनी जल्दी तय कर लेगा। 1964 रुपए पर आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। निवेश जी, रेमंड पर व्यू दीजिए। इनके भाव डबल हो गए हैं। कई बार सलाह ये दी जाती है कि भाव जब डबल हो जाए ना तो पैसे निकाल लेने चाहिए, मुनाफा वसूली करके कोई और शेयर की तरफ देखना चाहिए। क्या रेमंड के केस में भी यही सलाह होगी आपकी तरफ से, या फिर चूंकि फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग कंपनी है अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर करते रहें और निवेशित रहें? क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, कंपनी ने पिछले 5 सालों के अंदर प्रॉफिट का सीएजीआर जो है वो काफी अच्छा ग्रो किया है। अराउंड 37% के प्रॉफिट सीएजीआर से कंपनी ने ग्रोथ किया है। कितना ये सस्टेन हो पाएगा वो कहना थोड़ा डिफिकल्ट है। रेमंड के केस के अंदर, खास करके टेक्सटाइल कंपनी के अंदर, अगर हम लोग हिस्टोरिकल डेटा देखें तो जब भी कंपनी ने अच्छी रैली आती है तब वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना जो है वो जरूरी हो जाता है। जैसे ही रॉ मटेरियल के प्राइस या कॉटन के प्राइस जो है वो बढ़ते तो एक सर्टेन लेवल से प्राइस को जो है वो बढ़ाना वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इंटेंसिव कंपटीशन जो है वो इस स्पेस के अंदर रहती है। तो मेरा मानना ये जो है कि जरूर से अभी आपने 800 रुपए पे लिया है, 1900 के करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो एक बार अपनी कैपिटल जो है जरूर से विड्रॉ कर लीजिएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। फिर से स्टॉक आपको लोअर लेवल पे बाय करने को मिल सकता है। तो फिलहाल रेमंड के लिए मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा। अगर आप लॉन्ग टर्म बने रहना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपकी प्रॉफिट जो है वो निकाल लीजिए, कैपिटल निकाल लीजिए, प्रॉफिट भले रहे स्टॉक के अंदर, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करने की राय रहती है।
ठीक है, रेमंड को लेकर ये भी, लेकिन ड्रेजिंग को आप में क्या करें निमेश जी, क्योंकि हमने देखा था कि जो भाव शेयर का भी है ना, ये पिछले साल नवंबर में भी यही भाव था। मार्च में हमने करीब इसको 250 के आसपास जाते हुए देखा, वहां से रिकवर करके फिर से वो भाव वापस आ तो गए हैं। लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि ये तेजी का जो ट्रेंड है वो जारी रहेगा शेयर में? देखिए, ये अगर आप पिछले 5 साल की ये स्टॉक की अगर पैटर्न देखें तो यही पैटर्न बन रही है कि ऊपर के अंदर स्टॉक 450 के आसपास आता है, फिर से वहां से जो है वो पुल डाउन हो जाता है और नीचे की तरफ 250-300 के आसपास स्टॉक फिर से ट्रेंड कर रहा है। तो ये रेंज के अंदर घूम रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं आ जाता है तब तक ये स्टॉक के अंदर एंट्री लेना थोड़ा रिस्की होगा। तो फिलहाल आपके प्राइस पोस्ट से नजीक है तो एक बार एग्जिट कर दीजिए, देखिए कैसा सस्टेनेबल ब्रेकआउट आता है कि नहीं आता है, फिर बाद री एंटर होगा। और अदरवाइज जो है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि जिस पैटर्न से स्टॉक पिछले 5 साल से चल रहा है, अगर 300 रुपए के आसपास आता है तो वहां पर एक जो है वो अच्छा बाय बनता है। तो ये लेवल से मैं आपको ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के अंदर भी एग्जिट का रिकमेंड करता हूँ, और एक बार ब्रेकआउट आ जाए उसके बाद जो है वो आप फिर से एंटर लेने का प्लान कर सकते हैं, बट फिलहाल एक बार एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, तो ड्रेजिंग कॉप में एग्जिट करने की राय। जयपुर चलते हैं, हमारे साथ अल्पना जुड़ी हैं फोन लाइन पर। अल्पना जी नमस्कार, किस टॉप पर सवाल है आपका, पूछिए। मैम मेरा इज्मो पे IZMO इज्मो पे है। एक्चुअली मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ही खरीदा था, बट इसमें क्या सेलर पैक लग रहा है। 238 के भाव से 100 शेयर खरीदे हुए हैं। अब इसमें क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं केवल 205 करोड़ का ही मार्केट कैप है कंपनी का। एक बाउंस आया ज़रूर होगा, थोड़ा रिसर्च करके आपको लेना चाहिए था अल्पना जी। और हम सभी दर्शकों को ये सजेस्ट भी करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर लीजिए, थोड़ा कंपनी के बारे में पढ़ लीजिए। और 250 करोड़ की ही मात्र कंपनी है मार्केट कैप, तो इसमें प्राइस मूवमेंट भी आया होगा, उसमें आपको कुछ शायद प्राइस एक्शन दिखा होगा। लेकिन देखिए ऐसा ही होता है ऐसा ही कंपनियों में, फिर आपको नुकसान भी यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। निमेश कुछ सजेस्ट कर पाएंगे इज्मो में? IZMO ये ऑटोमेटिव रिटेल स्पेस की कंपनी, जितना कि हम देख पा रहे हैं स्टॉक के बारे में। ट्रैक करते हैं क्या आप इस कंपनी को, या फिर हम इस पर टेक्निकल राय ले लें? जी नहीं, मैं ये कंपनी को ट्रैक नहीं करता, तो इसलिए एक्यूरेट ट्रैक करना डिफिकल्ट है। बिल्कुल, अमूल आप कुछ राय दे पाएंगे स्टॉक में, निकल जाएं स्टॉक से, या फिर कुछ आपको बाउंस के संकेत, कुछ रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं जिसके लिए इन्हें वेट करना चाहिए, या फिर एग्जिट कर लें? आई थिंक मे बी ये स्टॉक को ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, बट जो भी चार्ट है यहाँ पे लोअर सर्किट ही लग रहे हैं, तो कहना बहुत मुश्किल है एक्चुअली ये कहाँ जाके रुकेगा। सेलिंग प्रेशर ही है थोड़ा सा, बट मुश्किल है। आई थिंक जब तक सर्किट ओपन नहीं होता तब तक कह पाना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, इज्मो छोटी साइज की कंपनी हो, और जनरली हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप ना इन कंपनियों से दूर रहें। कई बार क्या होता है ना कि ये व्हाट्सएप मैसेजेस पर ऐसी चीज़ें बहुत फॉरवर्ड होती हैं, लेकिन बेसिक्स अगर आप अपने क्लियर रखेंगे, अगर आपको ये पता हो कि कंपनी की साइज़ क्या है, साइज़ का मतलब उसका मार्केट कैप कितना है, कितनी बड़ी कंपनी है, जितनी बड़ी कंपनी होगी विस्तार करने की क्षमता उतनी ही उसकी अच्छी होगी। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो शायद आप कम से कम कंपनियों का सिलेक्शन ठीक कर पाएंगे। बाजार में कोई गारंटी तो नहीं है कौन सा शेयर चलेगा कौन सा गिरेगा, लेकिन आप कम से कम सही दिशा में ज़रूर रहेंगे। व्हाट्सएप से अगला सवाल है हर्ष का। इनका सवाल है वर्लपूल को लेकर। 45 शेयर हैं 1625 रुपये की भाव पर वर्लपूल के। हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से ये दायरे में है, हालांकि 1200-1300 रुपये तक गिरने के बाद इसमें रिकवरी ज़रूर आई है। 1600 रुपये के आसपास के भाव हैं। निमेश जी, एक मल्टीनेशनल कंपनी अच्छी है, थोड़ी सी महंगी है क्या आपके हिसाब से, अगर हम इसके वैल्यूएशंस की बात करें, और यहाँ से आप किस तरह की गुंजाइश देख रहे हैं तेजी की? देखिए, वर्लपूल के अंदर जिस तरह से स्टॉक ने परफॉर्म किए पिछले सालों में, स्टॉक में हमने बहुत बड़ी रैली नहीं देखी है, पर डेफिनेटली एक मल्टीनेशनल कंपनी, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मानसून अच्छा जा रहा है, और नॉर्मली अच्छा मानसून के बाद रूरल डिमांड जो है वो ज्यादातर बेहतर होती है, तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल से कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर आगे बढ़ने की उम्मीद जो है नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर में काफी रहती है।
तो व्यू मेरा फिलहाल जो है वो स्टॉक के अंदर बुलिश है। डेफिनेटली स्टॉक अभी वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव दिख रहा है, बट यहाँ से आगे आने वाले दिनों में मार्जिन एक्सपांशन के भी चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड करने की सलाह देता हूँ, और मुझे लग रहा है कि टिल दिवाली या टिल अक्टूबर ये स्टॉक के अंदर 1900 से 2000 रुपए का लेवल आने की उम्मीद ज्यादा दिख रही है। तो फिलहाल मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। ठीक है, वर्लपूल को होल्ड करने की सलाह है। बाजार की दशा में कुछ खास परिवर्तन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि रिकवरी अच्छी है लोअर लेवल से। अब 70 अंक ऊपर आकर निफ्टी ट्रेड कर रहा है 19,375 के आसपास। निफ्टी बैंक की बात करें तो रिकवरी और बढ़ गई है, 200 अंकों की हो गई है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर आप देखेंगे तो वो बुल्स के फेवर में है। यानी कि हर 2 गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 बढ़ने वाले शेयर बाजार में इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं। 1313 शेयर एनएसई पर हरे निशान में है, और उसके मुकाबले 820 शेयर है लाल निशान में। और जो परिवर्तन जो हुआ है वो हुआ है बजाज फाइनेंस में। शुरुआत कमजोर हुई थी, 5 दिन से ये शेयर गिर रहा था, लेकिन आज जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग के दिन क्या पलटी इसने मारी है, और इस वक्त निफ्टी का टॉप गेनर है शेयर ये 7,000 रुपए के ऊपर जाकर फिर से ट्रेड कर रहा है। एक तरफ जियो फाइनेंशियल लिस्टिंग के बाद हम देख रहे हैं कि 5% के निचले सर्किट पर फिलहाल ये लॉक है, 248 रुपए का भाव है, 265 पर लिस्ट हुआ, 261 रुपए 85 पैसे इसका डिस्कवर्ड प्राइस था। हालांकि वो अनुमान से ज्यादा था डिस्कवर्ड प्राइस, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम अपने मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से चर्चा कर रहे थे। उनका कहना था कि 170-80 का अनुमान लगाया जा रहा था कि इसकी प्राइस डिस्कवरी होगी, 261 रुपए पर हुआ, तो ऑलरेडी वो ज्यादा था। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा होगा, 5% नीचे है। लेकिन दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस जो कि इसका पेयर है, कहीं ना कहीं अगर जियो फाइनेंशियल को अपना बिजनेस बिल्ड करना है तो बजाज फाइनेंस की मार्केट में सेध जरूर लगाएगी। लेकिन इससे बेफिक्र ये शेयर फिर से 7,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। निमेश जी, बजाज फाइनेंस पर जरा व्यू दीजिए, क्या करना है अब? 7,000 का भाव फिर से हो गया। एक समय था कि 5500 रुपए के आसपास जब भाव आया था ना, तो कहीं ना कहीं तब चिंताएं थी कि कहीं ना कहीं मार्केट शेयर शायद उतना कमांड नहीं कर पाएंगे, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, तमाम बातें हो रही थी। 7,000 पर फिर से आ गया, आपका व्यू क्या है अब? देखिए, जब कंपनी के स्टॉक के प्राइस करेक्शन आता है तभी जब चिंता होती है, जब प्राइस बढ़ता है तब कोई चिंता नहीं रहती है। तो फिलहाल जिस तरह से बजाज फाइनेंस ने एवरग्रीन कंपनी की, जहां पर इन्वेस्टरों की मैसिव वेल्थ क्रिएट की है पिछले 12-13 सालों के अंदर, अभी कोई अगर प्योरली अगर आप फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो अभी कोई ऐसा इंडिया की जो कंज्यूमर डिमांड है, और जिस तरह से इंडिया का हम लोग नेक्स्ट 4 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन की जो बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट ग्रोथ जो है वो बने रहेगा। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और आने वाले दिनों में भी एक इन्वेस्टर का वेल्थ क्रिएशन की जर्नी वो कंटिन्यू रहेगी। बट क्वेश्चन इज ओनली कि अभी ये लेवल से एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है। तो व्यू मेरा यही है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली आपको थोड़ी जो है वो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको एक करेक्शन का वेट करना चाहिए। जैसे फिलहाल हमने स्टॉक में देखा था, तो जब भी करेक्शन आता है तब उस टाइम पे एंट्री लीजिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ये स्टॉक के अंदर 6,850 के स्टॉप लॉस से एंट्री ले सकते हैं, और ऊपर में मुझे लग रहा है कि 7,330 और 7,500 के लेवल शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देख सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए मैं वेट एंड वॉच की सलाह देता हूँ, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाएं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जो मोमेंटम बनाए उसके अंदर आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में अगर 7,500 आ जाए तो उसको भी बढ़िया ही कहेंगे। तो ये रणनीति निमेश जी की तरफ से गिरावट पर खरीदारी की सलाह है बजाज फाइनेंस को। मुंबई चलेंगे, मुंबई से राजेश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राजेश जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर? हेलो जी। हाँ, मेरा नाम राजेश है, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। मेरे पास रिलायंस इंफ्रा के 6,200 शेयर है 90 रुपए के भाव से। अच्छा, आपके पास रिलायंस इंफ्रा है? हाँ, 6,200 शेयर है 90 रुपए के भाव से। मुझे बुक प्रॉफिट करना चाहिए लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 4,46,710 रुपए का मुनाफा है इन 6200 शेयरों पर। राजेश जी, पहले तो आपको बहुत बधाई, हमारी बधाइयाँ आप स्वीकार कीजिए, इतना बढ़िया मुनाफा आपको हो रहा है। अब आपके लिए राय जान लेते हैं कि आपको करना क्या है, क्योंकि मन में सवाल उठते हैं कि अच्छा इतना मुनाफा हो गया तो अब क्या प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अमोल, क्या सलाह देंगे आप? रिलायंस इंफ्रा मौजूदा स्तर से क्या आपको भी अभी तेजी की और संभावना दिख रही है, या फिर
जो कि प्रॉफिट इतना दमदार हो रहा हो तो प्रॉफिट चेकिंग कर लें? आई थिंक मुझे लगता है कि एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और रिमेनिंग के लिए मुझे लगता है कि 150 152 का स्टॉप लॉस अगर ट्रेल स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो रखना चाहिए। स्टॉक वोलाटाइल है और काफी मोमेंटम होता है उसमें भी। 135 से 215 हो गया, 215 से 162 हो गया और अगर ये 155 के ऊपर नीचे ट्रेड होना चालू हो गया तो स्टॉक में एक और डिसेंट करेक्शन आ सकता है। तो ट्रेडर्स का काफी फेवरेबल स्टॉक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है स्टॉक में प्रेशर भी आता है। सो एक बार पार्शियल बुक करके 154 153 को अगर ट्रेल स्टॉप लॉस रख देते तो आई थिंक बेटर स्ट्रैटेजी होगी। ठीक है, रिलायंस इंफ्रा से पार्शियल प्रॉफिट चेकिंग यानी कि आंशिक मुनाफा वसूली करने की सलाह है अमोल की। ये व्यू आपके लिए। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे। कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। इंस्टाग्राम पर हमें सवाल आया है मुंबई से अजय यादव जी का। इनका सवाल है येस बैंक पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी इन्होंने ले रखी है। 28,000 शेयर्स इन्होंने 17 रुपये के आसपास लिया हुआ है। स्टॉक में आज कुछ एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन येस बैंक ये मेरे ख्याल से जब नीचे आ रहा होगा तब इन्होंने एंट्री की होगी। अब बात तो नहीं हो पा रही है कि कब का लेवल्स हैं ये, लेकिन निमिष आप सजेस्ट करिए। येस बैंक को लेकर काफ़ी सारे बीच में डेवलपमेंट भी आया, उसके चलते हमने देखा शेयर में तेज़ी भी आई थी और 24 रुपये के ऊपर भी स्टॉक निकला था, लेकिन उसके बाद से फिर से लगातार एक डाउन ट्रेंड भी ही है। इन्होंने क्वांटिटी भी अच्छी खासी ले रखी है। क्या लग रहा है आपको, बने रहें येस बैंक में अगर थोड़ा लंबे समय का नजरिया हो तो? देखिए, मेरा इन्वेस्टर से एडवाइस यही है कि अगर आपको बैंक में इन्वेस्ट करना है तो मार्केट में कई सारे हमारे पास ऑप्शन है कि जो अच्छी क्वालिटी की बैंक है, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखाती है और जहाँ पर एनपीए की ज्यादा कंसर्न भी नहीं है, तब वही बैंक में जाइए ना। क्यों आप यस बैंक से ही क्यों पैसा कमाना चाहते हैं? क्यों आप एचडीएफसी से पैसा कमाना नहीं चाहते? क्यों आप आईसीआईसीआई से पैसा नहीं कमाना चाहते? क्यों आप एक्सिस से पैसा नहीं कमाना चाहते? ओनली रीजन कि अगर स्टॉक का प्राइस 20 रुपए है तो वो 40 रुपए हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं रहता है। स्टॉक का प्राइस जो कुछ भी मोमेंटम रहता है कंपनी की बैलेंस शीट और उसके स्ट्रेंथ के ऊपर रहता है और प्रॉफिटेबिलिटी के ग्रोथ पे रहता है। तो फिलहाल यस बैंक के लिए जब तक कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हम लोग नहीं देखते हैं, जब तक एनपीए खास करके जो पिछले टाइम से है वहां पर हम लोग एक अच्छी रिकवरी नहीं देखते, मुझे लग रहा है कि यस बैंक के अंदर कोई ज्यादा प्राइस एक्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जब भी आपके प्राइस के आसपास स्टॉक आता है वहां पर एक बार एग्जिट कर लीजिए और अच्छी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली बैंक्स के अंदर चाहे आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख लीजिए या एचडीएफसी देख लीजिए या आप एक्सिस बैंक देख लीजिए कि जहां पर कंपनी काफी अच्छा करी है, वहां पर मैं आपको स्विच करने की राय देता हूँ। तो फिलहाल मेरा व्यू जो यस बैंक के लिए बुलिश नहीं है और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी आपको ये बैंक के अंदर अपनानी चाहिए। ठीक है, उछाल पर बिकवाली की सलाह है। आगे बढ़ेंगे। एबी खुराना साहब का सवाल लेंगे चंडीगढ़ से और ये सवाल आया है हमारे पास ट्विटर के जरिए। खुराना साहब के पास हैं केएनआर कंस्ट्रक्शंस के शेयर 300 की संख्या है और भाव है 255 का। अमोल जी, केएनआर कंस्ट्रक्शन पर आप व्यू दीजिए। और हमने देखा कि शेयर जब भी ये 260 से 80 वाली रेंज में जाता है ना, उसके बाद इसमें सप्लाई आ जाती है, शेयर आ जाता है नीचे। 255 पर इन्होंने लिया है, 240 के आसपास का भाव है। आप क्या तेजी इसमें देख रहे हैं क्या? क्योंकि इनके भाव से 10 रुपए नीचे है, ये कितनी तेजी देख रहे हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसमें? जी, आई थिंक स्टॉक एक रेंज में, जैसे आपने कहा कि रेंज में ही चल रहा है, तो फिलहाल तो कोई बड़ा रिवर्सल अभी नहीं दिख रहा है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज है कि स्टॉक अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो 250 के आसपास है वहां पे ट्रेड हो रहा है। एक बार ये सरपास कर देता है तो एक नया मोमेंटम स्टॉक में बिल्डअप होने के चांसेस है। फिलहाल के लिए रेंज बाउंड ही है और मुझे 242 240 का एक सपोर्ट दिख रहा है स्टॉक में। वो अगर ब्रेक होता है तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, बट जब तक 240 के ऊपर है आई थिंक पॉजिटिव कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। अमोल जी, निमेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाज़त। एक